प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार दोनों ही 100% देश विरोधी हैं। ये बहुत ही खतरनाक, निर्दयी और दुष्ट लोग हैं। इनको हटाना आपका कर्तव्य है, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये बातें मेरी नहीं हैं, ये अत्यंत कड़वे शब्द प्रधानमंत्री मोदी के एक वक्त में बेहद करीबी रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक ने कही है। इसके साथ ही उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है। आप सभी को सत्यपाल मलिक की एक एक बात को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। आखिर क्या वजह है कि सत्यपाल मलिक प्रधानमंत्री मोदी को और उनकी सरकार के लिए दुष्ट शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक की सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही एक बेहद महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा होगी। इस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए। जो शख्स इडली की दुकान लगा रहे हैं, क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि इन्हीं लोगों की वजह से देश को वो दिन देखने को मिला जिसका फायदा देश के प्रधानमंत्री ने भी उठाने की भरपूर कोशिश की। इनके जैसे ढेर सारे लोगों की पूरी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे। यकीन मानिए, इनकी कहानी सुनकर आपका दिल भर जाएगा, यदि दिल होगा तो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक भी हैं जिन्होंने अपना दिल और दिमाग छुट्टी पर भेज रखा है। हम किसी भी मुद्दे पर बात करें, उनका जवाब एक ही होता है कि तुम फलाने विरोधी हो, तुम हिंदू विरोधी हो। मगर सोच कर देखिए, यदि आपके बच्चों को स्कूल में फीस के लिए डांट फटकार मिले, उन्हें लज्जित किया जाए, आपके बच्चे घर वापस आते समय रोते हुए आए और सारी कहानी बताएं, और ये सब कुछ कई महीनों सालों तक चलता रहे, आपका घर परिवार भूखमरी का शिकार हो जाए, और वो भी तब जब आप अपनी ड्यूटी समय से कर रहे हो, तो आपको कैसा महसूस होगा। ये कहानी बहुत ही मार्मिक भी है, चिंताजनक भी है, शर्मनाक भी है। इसमें साजिश भी झलकती है, षड्यंत्र भी दिखता है। हजारों जिंदगियों को कैसे सड़क पर लाया जाता है, ये भी दिखता है। बेहद कम शब्दों में पूरी कहानी पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध बस इतना है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हाँ, अंत तक देखिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे और जिम्मेदार लोग थोड़ी बहुत शर्म कर पाएं। अगर हो तो हमें पहली बार देख रहे हैं तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी होता है। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने स्क्रीन पर इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये है दीपक उपरारिया। BBC की रिपोर्ट के अनुसार ये मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और साल 2012 में एक प्राइवेट कंपनी की 25,000 रुपए प्रति महीने की नौकरी को छोड़कर इन्होंने HEC में 8,000 की नौकरी ज्वाइन की थी, इस उम्मीद के साथ कि सरकारी कंपनी है, भविष्य सुरक्षित होगा, उज्जवल भी होगा। अब भविष्य का कहीं कुछ अता पता नहीं है। दीपक की जिंदगी अंधकारमय हो चुकी है। दीपक ने BBC से बात करते हुए बताया कि HEC नाम की सरकारी कंपनी में वे टेक्नीशियन के पद पर हैं और पिछले कुछ दिनों से इडली बेच रहे हैं। सुबह में इडली बेचते हैं, दोपहर में ऑफिस जाते हैं, शाम को फिर से इडली बेचते हैं। दीपक का कहना है कि जब कंपनी ने 18 महीनों से तनख्वाह नहीं दी तो शुरुआत में हमने क्रेडिट कार्ड से कर्जा लेकर काम चलाया। कर्ज जब 2 लाख के करीब पहुंच गया तो बैंक ने मुझे डिफॉल्टर घोषित कर दिया। इसके बाद रिश्तेदारों से उधार मांगकर काम चलाया, मगर जब उनके पैसे वापस नहीं कर पाए तो रिश्तेदारों ने भी अब पैसा देना बंद कर दिया। अब तक कुल 4 लाख रुपए का कर्जा ले चुका हूं। और इसके बाद नंबर आया पत्नी के गहने गिरवी रखने का। कुछ दिन उससे भी खर्चा चलाया और बाद में जब लगा कि अब परिवार भूखों मर जाएगा तो इडली की दुकान खोल ली। पत्नी अच्छी इडली बनाती है, अब हर दिन 300 से 400 रुपए की इडली बेचता हूं, जिसमें से 100 से 50 रुपए की कमाई हो जाती है। इसी से घर चला रहा हूं। इतना ही नहीं, दीपक ने बताया कि उनकी 2 बेटियां हैं जो स्कूल जाती हैं, मगर फीस न जमा होने की वजह से आए दिन स्कूल से नोटिस आता है। क्लास में टीचर बच्चों को खड़े करवाकर जलील करते हैं। बेटियां रोते हुए घर वापस आती हैं। फीस की वजह से बेटियों को रोता देखकर मेरा कलेजा फट जाता है, लेकिन उनके सामने रो भी नहीं पाता हूं, अपना दर्द छुपा लेता हूं। और BBC के रिपोर्टर से इतना कहकर एक पिता फपक कर रोने लगता है। मगर शर्मनाक बात यह है कि ये कहानी सिर्फ एक दीपक की नहीं जिनके जीवन में अंधेरा है। उनके और भी सहकर्मी हैं और कुल मिलाकर 2800 सहकर्मी हैं जिनका जीवन इस वक्त में ऐसा ही हो गया है। मधुर कुमार नाम के कर्मचारी मोमोज बेच रहे हैं, प्रसन्ना चाय बेच रहे हैं, मिथिलेश कुमार फोटोग्राफी कर रहे हैं, सुभाष कुमार नाम के कर्मचारी कार लोन लेकर डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं, संजय तिर्की पर 6 लाख का कर्ज हो चुका है। पैसों के अभाव में उचित इलाज न मिलने की वजह से शशि कुमार की मां की मौत हो गई। ऐसी ही हालत इस वक्त इस सरकारी कंपनी के 2800 कर्मचारियों की है, जिनसे मोटा मोटी 14,000 लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। ये सारी कहानियां भारत की उस सरकारी कंपनी की है जिसने भारत को उज्जवल भविष्य देने का काम किया। ये सारी कहानियां उस कंपनी की हैं जिसे 31 दिसंबर 1958 को उस वक्त के USSR और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से पंडित नेहरू द्वारा स्थापित करवाई गई थी। यदि आपको वीडियो बोरिंग लग रही हो तब भी आज देखते जाइए, क्योंकि आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें समझनी है। 23 अगस्त 2023 की ये तस्वीर
तस्वीर तो आपको याद ही होगी, जब पूरा देश और दुनिया चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत की पहुंच को देख रहा था। अचानक प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर स्क्रीन पर आने लगती है। विदेश में होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी इस मौके का लाभ उठाने और क्रेडिट लूटने से चूके नहीं। इस तरह के आरोप भी उन पर लगे। चांद पर पहुंच की सफलता के बाद वैज्ञानिक भले ही कुछ सेकंड बोलकर चुप हो गए हों या चुप करवा दिए गए हों, मगर प्रधानमंत्री ने अपना लंबा चौड़ा भाषण ठेल दिया। और जिस वक्त वहां भाषणबाजी चल रही थी, उसी वक्त चंद्रयान के लिए लॉन्च पैड बनाने वाले कर्मचारी अपने 18 महीने के बकाया वेतन के लिए आंदोलन कर रहे थे। इसके बाद सरकार के कुछ लोगों की तरफ से यह भी कहा गया कि जिन कर्मचारियों का वेतन बकाया है, उन्होंने चंद्रयान 3 के लिए कोई काम नहीं किया। मगर बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि भारत में लॉन्च पैड बनाने वाली एक ही कंपनी है। भले ही इस कंपनी ने चंद्रयान 3 के लिए अलग से लॉन्च पैड बनाया हो, मगर इसी कंपनी के लोगों ने पूर्व में जो लॉन्च पैड बनाए हैं, उन्हीं लॉन्च पैड से इसरो लॉन्च करता है। यानी कुल मिलाजुला कर इन लोगों के योगदान को इनकार नहीं किया जा सकता। बीबीसी की यह रिपोर्ट विस्तृत है, मैं बेहद कम शब्दों में और आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो विस्तार से पढ़ना चाहें, बीबीसी की वेबसाइट पर जाकर इसे जरूर पढ़िएगा। गूगल क्रोम पे सर्च करिएगा, ये मामला जो हेडलाइन आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, इसे सर्च करेंगे तो आपको पूरी स्टोरी मिल जाएगी। हाल ही में इंडिया गठबंधन ने अपनी 18 महीने से बकाया तनख्वाह के लिए आंदोलन करने वालों का साथ दिया और इसे लेकर धरना भी दिया। मगर समझने वाली बात यह भी है कि इन कर्मचारियों को तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही है। तो इसके पीछे का कारण यह है कि यह सरकारी कंपनी लगातार घाटे में चल रही है, और वो भी 5 साल से। अब घाटे में क्यों चल रही है ये भी समझ लीजिए। मगर उससे पहले एक बात और बता दूं, लगभग 1.5-2 साल पहले ही मैंने किसी वीडियो में विस्तार से बताया था और कहा था कि किस तरीके से जिस भी सरकारी कंपनी को सेठों के हवाले करना है, पहले उसे खेला करके घाटे में लाया जाता है और फिर घाटा दिखाकर सस्ते में मोटे मोटे पेट वाले सेठों के नाम कर दिया जाता है। बीबीसी की ये रिपोर्ट इस तरह का सवाल भी पैदा करती है कि क्या यहां भी वही खेला चल रहा है, और लोगों ने आरोप भी लगाया है कि सरकार इस कंपनी को मोटे मोटे सेठों को देना चाहती है। इन ग्राफिक्स को ध्यान से देखकर आप समझ सकते हैं कि यह कंपनी पिछले 5 सालों से किस कदर घाटे में है। मगर घाटे का कारण क्या है यह भी देख लीजिए। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 4 साल से इस कंपनी का कोई अस्थायी सीएमडी नहीं है और 4 साल से प्रोडक्शन डायरेक्टर भी नहीं है और मशीनों का आधुनिकीकरण भी नहीं किया गया है। यानी मशीन जो शुरुआत में लगाई गई थी, बहुत सारी मशीनें वही आज तक काम कर रही हैं। अब सोच कर देखिए, जिस कंपनी में बड़े बड़े पदों पर अधिकारी ही ना हो, उस कंपनी का काम कैसे चलेगा। बताया यह भी गया कि एचईसी में बतौर प्रभारी सीएमडी पिछले 4 साल में सिर्फ 4 बार ही रांची गए थे। अब आप खुद ही कल्पना कर लीजिए कि जिस कंपनी के मुखिया 4 साल में 4 बार ऑफिस जाते हों, उस कंपनी का क्या हाल हो सकता है। कर्मचारियों का कहना है कि जो काम डायरेक्टर के स्तर पर हो जाना चाहिए, उसके लिए हमें सीएमडी के पास जाना पड़ता है। प्रोडक्शन प्रभावित होने का मुख्य कारण यही है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस कंपनी ने हाल ही में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के न्यूक्लियर रिएक्टर का 300 करोड़ का ऑर्डर हासिल किया था, मगर चूंकि इनकी मशीनें खराब पड़ी हुई हैं, इसीलिए इन्हें इस ऑर्डर को प्राइवेट कंपनी को देना पड़ा। मुझे लगता है कि अब आप 2 मुद्दे समझ गए होंगे। पहला तो ये कि बड़े बड़े पदों को खाली रखा गया है, या फिर जो उस पद पर हैं वो 4 साल में सिर्फ 4 बार ऑफिस जाते हैं। दूसरा मामला यह है कि जो मशीनें खराब पड़ी हैं वो वैसे ही पड़ी हैं, कोई देख रेख करने या करवाने वाला नहीं है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने यह भी बताया कि हमारी कंपनी को बल्क ऑर्डर बहुत कम मिलते हैं, यानी कि इक्का दुक्का ऑर्डर दिया जाता है, थोड़े थोड़े सामान बनाने का ऑर्डर दिया जाता है। यदि ज्यादा ऑर्डर मिलते तो हमारी कमाई भी ज्यादा होती और कंपनी घाटे में ना होती। इन कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल 2023 में फरवरी महीने में तथा जून महीने में भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से मुलाकात कर चुका है तथा 3000 करोड़ रुपए का अनुदान देने की डिमांड भी कर चुका है ताकि कंपनी को पटरी पर लाया जा सके। मंत्री जी ने आश्वासन तो दिया, मगर अब तक कुछ हुआ नहीं। एक बात और ध्यान देने वाली है, प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब इसी कारखाने को आगे बढ़ाने की जमकर वकालत किया करते थे। साल 2013 में चुनाव प्रचार के समय पीएम मोदी ने कहा था कि आखिर क्या कारण है जिस धरती पर एचईसी का कारखाना, जिस पर कभी बहुत गर्व किया जाता था, विकास के धरोहर के रूप में जाना जाता था, क्या हुआ कि वो लड़खड़ा गया। उस वक्त आज के पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि हिंदुस्तान में पीएसयू यानी सरकारी कंपनियां बनती हैं, देखते ही देखते वो लड़खड़ा जाती हैं और फिर गिर पड़ती हैं। या तो उसे बचाने की नौबत आ जाती है या तो उस पर ताले लगाने की नौबत आ जाती है और लोग बेरोजगार हो जाते हैं। मगर अब सोचने वाली बात यह है कि जो प्रधानमंत्री मोदी एक वक्त में इसी कंपनी को लेकर चिंता करते थे, भाषण देते थे, आज वो इसे लेकर सन्नाटा मारे क्यों बैठे हैं। लेकिन अब उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जिस वक्त में बड़े बड़े धन्ना सेठों का लाखों करोड़ों रुपया माफ कर दिया जा सकता है, हाल ही में आपने सुना था कि जी ग्रुप के सुभाष चंद्रा का 5000 करोड़ रुपया लोन माफ करने की खबर सामने आई थी। बाकी अन्य सेठों को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है ये भी आप सब जानते हैं। तो जब ये सब कुछ किया जा सकता है तो फिर भारत सरकार की कंपनी को बचाने के लिए भारत सरकार ही आगे क्यों नहीं आ रही है। जुलाई 2022 में लोकसभा में सवाल किया गया कि मोदी सरकार के पास एचईसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या योजना है, तो सरकार ने साफ साफ कह दिया कि हमारे पास कोनो योजना वगैरह नहीं है। क्या गजब की सरकार
सरकार चल रही है, कोई योजना नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार चलाने की योजना हो ना हो, चुनाव लड़ने की योजनाएं बहुत सारी होती हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अभी भी इस कंपनी के पास कुल 1365 करोड़ रुपए का ऑर्डर है और इसके क्लाइंट्स भारत की ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से लेकर डीआरडीओ सहित देश की कई बड़ी सरकारी कंपनियां भी हैं और गैर सरकारी कंपनियां भी हैं। मगर कंपनी के पास पैसा नहीं है कि उनके कार्यों को पूरा किया जा सके। सवाल फिर से वही है कि जिस देश में प्रधानमंत्री के लिए 8,500 करोड़ रुपया जहाज खरीदने के लिए है, धन्ना सेठों का लाखों करोड़ रुपया लोन माफ करने के लिए है, प्रधानमंत्री के कुछ घंटे के कार्यक्रम में करोड़ों रुपया फूंकने के लिए है, जिस G20 को पूरी दुनिया कुछ 100 करोड़ में निपटा देती है, उस पर 4100 करोड़ रुपया पानी की तरह बहाने के लिए है। मगर मोदी सरकार के पास 3000 करोड़ रुपया बजट देकर एक सरकारी कंपनी जो कि भारत की धरोहर है उसे बचाने के लिए पैसा नहीं है। अब सोचने वाली बात यह भी है, यह भी सवाल खड़ा होता है कि उसे बचाने के लिए पैसा नहीं है या फिर लगातार घाटे में दिखाकर किसी मोटे पेट वाले सेठ को देने की कोशिश की जा रही है। बाकी आप सब बहुत समझदार हैं, कब कैसे क्या क्या होता है यह आप सब जानते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल मलिक की। राजस्थान के सीकर में जाट मुस्लिम मेघवाल सम्मेलन में भाजपा नेता सत्यपाल मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार दोनों ही 100% देश विरोधी है। यहां तक कि हरियाणा के नूह में जो दंगे हुए उसको भी सत्यपाल मलिक ने कहा है कि यह सरकारी दंगा था, यानी पूर्व प्रायोजित दंगा था जो कि जयपुर तक फैल सकता था। केंद्र सरकार इसे अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, आगरा, भरतपुर और जयपुर तक फैलाना चाहती थी, लेकिन किसानों ने उनका साथ नहीं दिया तो दंगे नहीं फैले। ये लोग फिर से ऐसे ही कोशिश करेंगे, लेकिन हमें उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। आगे सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि मणिपुर में मोदी गए तक नहीं, मेरे पैरों की हालत इतनी ज्यादा खराब है, फिर भी मैं मोदी और केंद्र सरकार को हटाने के लिए जगह जगह जाऊंगा। ये बहुत ही खतरनाक, निर्दयी और दुष्ट लोग हैं, इनको हटाना आप सभी का कर्तव्य है। यदि ये सरकार नहीं बदली तो इस देश में खेती, फौजी और जो कुछ भी अच्छा है वो सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। पूर्व राज्यपाल ने सम्मेलन के बारे में कहा कि अब ऐसे कार्यक्रमों की जरूरत है क्योंकि कोशिश ये हो रही है कि देश में हिंदू मुस्लिम दंगे करा दिए जाएं। इसके साथ ही सत्यपाल मलिक ने पुलवामा हमले पर भी बात की और कहा कि केंद्र सरकार ने ही जवानों को मरवाया था। एक बार फिर से सुन लीजिए, सत्यपाल मलिक ने साफ साफ आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार ने ही सीआरपीएफ के जवानों को मरवाया था क्योंकि उन्होंने जवानों को हवाई जहाज नहीं दिए। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि दैनिक भास्कर में रिपोर्टिंग है कि 4 महीने तक जवानों का एप्लीकेशन होम मिनिस्ट्री में पड़ा रहा। यदि मुझसे हवाई जहाज देने के लिए कहते तो मैं हवाई जहाज दे देता। अरे मैं तो जम्मू कश्मीर में परीक्षा के लिए लड़कों को हवाई जहाज दे देता था। आगे सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान का पूरा इतिहास हिंदू और मुसलमान की एकता का रहा है, ऐसे में हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। हल्दी घाटी में राणा प्रताप की तरफ से जो सेनापति था उसका नाम हकीम खान था। इसी तरह से राणा सांगा के साथ हसन खान मेवाती लड़े थे। देश का इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। सत्यपाल मलिक ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार खेती और फौजी को खत्म करना चाहती है। बताइए कौन सा युवा 4 साल की नौकरी के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर फौज में भर्ती होगा? इसका परिणाम यह होगा कि हमारी फौज नाकारा हो जाएगी। सत्यपाल मलिक ने यह भी कहा कि मैंने सावधान किया था और उसके तीसरे दिन ही दंगा हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सावधान रहना, चुनाव आने वाले हैं, मोदी कोई भी खुराफात करेंगे, राम मंदिर पर बम फेंक सकते हैं, बीजेपी के किसी नेता का कत्ल करवा सकते हैं, कहीं दंगा करवा सकते हैं। और तीसरे दिन ही नूह में प्रायोजित दंगा हो गया। वो सरकारी दंगा था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के द्वारा करवाया गया था। नूह में वहां के लोग बिल्कुल कम्युनल नहीं है। मलिक ने कहा कि इस दंगे में सरकार ने कोशिश की किसानों, जिसमें खास तौर पर जाटों को भड़काएं, लेकिन वहां के खाप चौधरियों को पता था कि इतिहास क्या है। इसके साथ ही पुलवामा हमले की जांच न होने को लेकर सत्यपाल मलिक ने सवाल उठाए, जैसा कि वो हमेशा उठाते आए हैं। पुलवामा का मामला लगातार सवालों के बीच है, मगर सत्यपाल मलिक द्वारा साफ साफ आरोप लगाए जाने के बाद भी, सीधे सीधे जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद भी मोदी सरकार और खुद देश के प्रधानमंत्री अब तक एक शब्द नहीं बोल पाए हैं। वे लोग इतना भी नहीं कह रहे कि सत्यपाल मलिक झूठ बोल रहे। आरोप लगने के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह जरूर कुछ शब्द बोले और कह दिया कि सत्यपाल मलिक को उसी वक्त बोलना चाहिए था, जबकि ये झूठ है। सत्यपाल मलिक ने पहले दिन से बोलना शुरू किया था और सवाल उठाए थे, यानी कि जिस मोदी सरकार और प्रधानमंत्री पर देश के जवानों की हत्या करवाने का आरोप लग रहा है, वो अपने बचाव में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। वैसे इस चुप्पी और सन्नाटे पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।